हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड्स मतलब स्कूल लेवल की तैयारी में ये आपका इसका डिराइवेशन आता है। तो इसका दो डिराइवेशन है। पहले हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, और एक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट फोर्स का पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग। इन शॉर्ट ये वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, चलो देखो। मान लो मैंने इस बॉडी में एक फोर्स एफ लगाया। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का यू था। मैंने एक फोर्स एफ लगाया, और फोर्स एफ मैंने तब तक लगाया जब तक इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट एस कवर नहीं किया। सुने अच्छे से, आप हो सके तो लिख भी सकते हैं। ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, a body is moving with initial velocity u, a force F is applied such that the body displaces by amount s, the body displaces by amount s and finally achieves velocity v, एक और चीज़, ये फोर्स क्या है बेटा? कांस्टेंट फोर्स है। अच्छा, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू एस होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आपका क्या हो गया? एस। तो मास इंटू एक्सेलरेशन बेटा एस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2s। अभी अच्छा, ये क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये कब लगा सकते हो? जब एक्सेलरेशन आपका क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या इस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो बेटा आपका कांस्टेंट है। तो फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता ही है। तो यहाँ से एस क्या आ गया बेटा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। पुट कर दे यहाँ पे। एम ए एस की जगह क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अच्छे से देख, ए और ए कैंसिल जाएगा। एम इन टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये हो गया बेटा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन क्या आ गया? सो हैंस नेट वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये बेटा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है फॉर कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए मैं अभी करा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये। हाँ तो बच्चे ये देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आप सबको पता है कि बेटा जो वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सलरेशन डॉट डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ मास इंटू एक्सलरेशन को क्या लिख सकते हैं बेटा? डी वी बाई डी टी डॉट डी एस। एम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा करो डी टी को यहाँ लेके चले जाओ, फील आ रही है थोड़ी? ठीक है, एम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो क्या ये वी डी वी हो गया? अच्छा, या अभी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बेटा? वेलोसिटी। तो नीचे क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो गया एम इंटू वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? वी स्क्वायर बाई टू, ये आपको पता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी क्या होता है बेटा? वी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, आपको पता है ये इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी। क्या इसको मैं ऐसे लिखूंगा? वर्क डन इक्वल टू लिमिट देख, एम इन टू वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। लिमिट पुट कर दिया मैंने, तो ये आपका आंसर आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसका बेटा अच्छा खासा आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देख बेटा, सेम तरीके से हमने इसको ड्राइव कर लिया, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। अब मेरी बात सुने अच्छे से, मेरी बात सुने। ये तो आपका ड्राइवेशन हो गया, लेकिन जब हम सम्स करेंगे ना बेटा, तो सम्स करेंगे तो इस मेथड से सम्स करने जाएंगे तो थोड़ा सा कचरा हो जाता है। हालांकि इस मेथड के भी कुछ बेसिक सम्स होते हैं। पहले मैं इस मेथड के कुछ बेसिक सम्स आपको कराऊंगा। इस मेथड के कुछ बेसिक सम्स शायद आपको होमवर्क भी दूंगा मैं। इसके बाद थोड़े अच्छे लेवल के सम्स करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। हाँ तो बच्चों, पहले आपको मैं कुछ बेसिक बोर्ड लेवल के सवाल, बोर्ड मतलब बोर्ड में भी ऐसे नहीं आते, बहुत मतलब बेसिक सवाल आपको करा देता हूँ कि इनकेस अगर आ गए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। बोला है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 kg की बॉडी है, उसमें बेटा 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और 4 मीटर तक मूव करा रहा है। बोला है इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? देखो सिंपल सा सवाल है। आपने को पता है नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। के फाइनल क्या होता है? हाफ एम
वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है बेटा 10 न्यूटन, कितना टाइम के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट करा रहा है 4 मीटर। हाफ एम कॉमन चला जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। वी क्या है बेटा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया 40 इक्वल टू मास कितना है 2 kg, तो 2/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो अच्छे से देखेगा 2/2 कैंसिल हो गया, तो 40 प्लस 4 इक्वल टू वी स्क्वायर हो गया। तो वी कितना हो गया बेटा √44। ठीक है, तो √44 कितना होता है 2√11 होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं। अच्छा, इस सवाल में और वेरिएशन क्या देगा देख, अभी सवाल में क्या पूछा था, फाइनल वेलोसिटी पूछा था, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, उल्टा कर सकता है। इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता है और फाइनल वेलोसिटी क्या पता दिया हो, या आपको ऐसा सवाल दे देगा कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों दे देगा, बोलेगा फोर्स कितना है या डिस्प्लेसमेंट कितना है। मतलब इन शॉर्ट इस एक इक्वेशन में एक वेरिएबल रखेगा और बाकी सारी चीज़ें दी हुई होंगी। तो ये सवाल भी आप कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल करते हैं अभी बेटा ये। अच्छा, आप लोग नोट डाउन कर लें एक बार, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल कराता हूँ आपको, अच्छा भी नहीं मतलब एक और टाइप का सवाल है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए 2 kg बॉडी if the initial velocity was 2 मीटर पर सेकेंड, बॉडी का मास भी मान ले 2 kg है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड है। बोला है कि फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, ये मान ले फोर्स है, ये मान ले डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इनका ग्राफ दिया हुआ है, ये मान ले 5 मीटर है, ये मान ले 10 मीटर है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ये मान ले फोर्स कितना है आपका 10 न्यूटन, फोर्स कितना 10 न्यूटन। कैसे करेंगे, अपने को पता है कि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ करा चुका हूँ। तो वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर से ग्राफ क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कितना होगा बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना होगा बेटा 10, प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना होगा, सिंपली बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10 - 5 5 इंटू हाइट कितना है बेटा 10। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया बेटा आपका 75 जूल, यानी कि वर्क डन बेटा आपका 75 जूल आ गया। अब अपने को पता है कि नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन कितना है 75 दिया हुआ है। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मैंने हाफ एम कॉमन ले लिया बेटा, 75 टू अच्छा 75 इक्वल टू हाफ रहने दे बेटा, मास 2 है वो कैंसिल कर लेगा, वी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो अच्छे से देखेगा 79 इक्वल टू वी स्क्वायर आ रहा है, तो वी कितना आ गया बेटा √79। तो इसकी जो भी वैल्यू होती है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू करीब करीब आएगी आपको 8.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये सवाल था, ये आप कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा देख, इसमें और सवाल क्या आ सकता है, एरिया नेगेटिव में दे देगा, एरिया नेगेटिव यानी कि वर्क डन नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव के बाद भी तो सवाल कर ही सकता है ना, कोई बड़ी बात उसमें है नहीं। बेटा देखो सवाल करने के बहुत तरीके हैं, मतलब घुमा फिरा के ऐसे सवाल देंगे ईजी लेवल ऑफ बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये सवाल आप कर सकते हो। मैं थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल कराता हूँ, देखो आप लोग। तो बच्चों सुने, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका कंजर्वेटिव फोर्स। मैं जो न्यूमेरिकल्स कराने की आपको बात कर रहा था, वो कराने से पहले मुझे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाना पड़ेगा, एक बार उनकी प्रॉपर्टीज कराते हैं, उसके बाद हम सम्स कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला टॉपिक है बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ये कहता है कि वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस गेट्स कंजर्व्ड इन द बॉडी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स को इलास्टिक फोर्स भी कहा जाता है। इन शॉर्ट क्या है, आप उन फोर्सेस के अगेंस्ट काम करोगे, जैसे कि मैं अर्थ के अगेंस्ट काम किया है, मैं इस बॉडी को ऊपर उठाया, तो मैंने mg जो लग रहा है नीचे की तरफ उसके अगेंस्ट मैंने काम करके उठाया, तो क्या इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी बनी, हाँ, यानी कि इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। तो इसीलिए इस फोर्स को क्या कहा जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहा जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ अगर आप काम करो एनर्जी बढ़ जाती है, बस इतना दिमाग में रख ले। कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ आप काम कर लो तो एनर्जी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका इलास्टिक फोर्स, मैंने स्प्रिंग फोर्स, जो इलास्टिक फोर्स में स्प्रिंग फोर्स होता है आपका, स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी आपको समझाया था कि मैंने अगर स्प्रिंग को दबाया और फिर छोड़ दिया तो वो भगाएगा उसको। याद होगा कि आपको स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, उसको मैंने कंप्रेस किया और एक मास रखा, जैसे मैंने हाथ को हटाया वो मास को जोर से उड़ा के फेंकेगा कि नहीं, जोर से उड़ा के फेंकेगा कि नहीं, जोर से उड़ा के जो बेटा फेंक रहा है, कैसे फेंक रहा है, क्योंकि मैंने पहले
स्प्रिंग के अगेंस्ट काम किया। जब मैंने स्प्रिंग के अगेंस्ट काम किया तो एनर्जी स्टोर हुई और फिर उसने उसी एनर्जी से वो दौड़ के भाग के गया। ये मैंने आपको स्प्रिंग समझाते टाइम कराया था कि स्प्रिंग को आप कंप्रेस करो एक मास लगा के, तो स्प्रिंग मास को भगाता है, वही आपको ऑलरेडी पता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा अभी नहीं कराएंगे, वो कौन से क्लास का टॉपिक है, क्लास 12 का। क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके एक चैप्टर ही है, पहला चैप्टर, पहला जो आपका यूनिट है, चैप्टर नहीं कहेंगे यूनिट कहेंगे, उसके अंदर जो 2 चैप्टर आते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आता है। पूरी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ डिस्कशन होगा तब वहाँ पे। अभी ये आपके सिलेबस में नहीं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स। ठीक है, चलो अगला आते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं। पहला प्रॉपर्टी कुछ नहीं है बेटा, डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन क्या कहता है कि आप इन फोर्सेस के खिलाफ, कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ आप अगर काम करोगे तो एनर्जी स्टोर रहेगी। तो इसने इसी को थोड़ा घुमा फिरा के बोल दिया, वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्स डज नॉट गेट वेस्टेड। वेस्टेड का एक और कठिन इंग्लिश टर्म होता है डिसिपेटेड, जो जनरली बुक्स में लिखा जाता है। डज नॉट गेट वेस्टेड और डिसिपेटेड इनटू नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब बेसिक बात यह है कि आप इनके खिलाफ काम करोगे तो एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। स्टोर हो रही है मतलब वेस्ट नहीं हो रही, यानी कि डिसिपेट नहीं हो रही, यानी कि डज नॉट गेट डिसिपेटेड इनटू नॉन यूजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। समझ में आया बेटा? ठीक है, हालांकि देखो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। सेकेंड पॉइंट है, वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्स इज स्टेट और पॉइंट फंक्शन। इसका मतलब है, अच्छा ये आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा पॉइंट फंक्शन वगैरह, अगर नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अगर वर्क डन कर रहे हो, आप इन फोर्सेस के अगेंस्ट अगर वर्क डन कर रहे हो तो दैट वर्क डन इज ए पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन का मतलब होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि ये वाला पॉइंट मैं डिराइव कराऊंगा अभी नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट नहीं 2 मिनट बाद ही मैं डिराइव कराऊंगा, इनफैक्ट 1 मिनट बाद ये वाला पॉइंट पढ़ा जाएगा, फिर आपको ये वाला पॉइंट भी डिराइवेशन होगा, तब आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि मीनिंग क्या है। वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल जीरो, सारा समझा रहा हूँ। आप पहली बात ये प्रॉपर्टी लिखो, जब ये दोनों का डेरिवेशन कराऊंगा, देखो ये तो डेफिनेशन है और ये दोनों का डेरिवेशन है सिलेबस में, तो ये दोनों का डेरिवेशन जब कराऊंगा तब आपको मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी आपका काम है बेटा नोट डाउन करके लिख लेना इसको। हाँ तो बच्चों वो डेरिवेशन आपको समझाते हैं। पहला डेरिवेशन होगा, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉइंट और स्टेट फंक्शन। पहली बात, पॉइंट या स्टेट फंक्शन का मतलब समझे। पॉइंट या स्टेट फंक्शन का मतलब होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। नोट डाउन करके लिख लीजिए, पॉइंट और स्टेट फंक्शन मीन्स it does not depend upon the path, it does not depend upon the path, PATH, मतलब रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, does not depend upon the path, it only depends upon the initial and final state। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने का बहुत सारे रास्ते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने का बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, डिस्टेंस इज ए पाथ फंक्शन बट डिस्प्लेसमेंट इज ए स्टेट फंक्शन। यानी ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तुम यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे रास्ते से पहुंच सकते हो, लेकिन किसी भी रास्ते से पहुंच जाओ आपका डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम। यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। हेंस डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, पॉइंट फंक्शन। चलो देखो वर्क कैसे दिखाते हैं। मान ली एक मास m है, एक मास m है, उसे मुझे h हाइट तक चढ़ाना है। डेरिवेशन देखें, आपको मेरे नोट्स में भी डेरिवेशन मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ आपको। और जिनके पास नोट्स है और जिनके पास नोट्स नहीं है, SB एंटरप्राइज से जाके नोट्स ले लें। एड्रेस नहीं पता मेरे को, व्हाट्सअप करें, मैं आपको बता दूंगा। एक बॉडी मुझे जिसको हाइट h चढ़ाना है, तो मैं हाइट h चढ़ाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप सीधा चढ़ा लो, या तो आप एक इंक्लाइंड प्लेन लो और फिर बॉडी को ग्राउंड से धक्का मार मार के यहाँ तक चढ़ा लो। असलियत में दोनों ही कंडीशन में बॉडी कितना हाइट चढ़ रही है, हाइट h ही चढ़ रही है। अब बोलो कि सर इसमें तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मैंने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइट h चढ़ाना है, वर्टिकल हाइट h। अब तुम सीढ़ी लगा के चढ़ाओ, तुम स्लाइड लगा के चढ़ाओ, तुम सीधा चढ़ाओ, तो आपको जैसे चढ़ाना है चढ़ाओ, मुझे बस हाइट h चढ़ाना है। तो आप सीधा भी चढ़ा सकते हो हाइट h, या आप एंगल में भी चढ़ा सकते हो हाइट h, ये आपको पता होगा। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट केस यानी कि सीधा चढ़ा दिया, आपको भी पता है नीचे की तरफ क्या लग रहा होता है, mg, तो मुझे ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे फोर्स F लगाना पड़ेगा, एंड दैट F, अच्छा मेरा वर्क डन कितना होगा, फोर्स ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, h, तो फोर्स और h दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो FH cos 0 डिग्री। ये आपको समझ में आया? ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, फोर्स में कितना लगाऊंगा, फोर्स में mg से थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगा और मैथमेटिकली स्पीकिंग mg लगाऊंगा, तो मेरा वर्क डन कितना हो गया बेटा, mgh। समझ में आया? फर्स्ट केस वर्क डन W1। सेकंड केस
सेकंड केस W2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस बॉडी में mg किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, कोई भी डाउट बेटा आपको? चलो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है s, डिस्प्लेसमेंट s इस तरफ हो रहा है। अच्छा एक बात बता, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, अच्छा एक बात बताओ, मुझे अगर इस बॉडी को ऊपर लेके जाना है, मुझे अगर इस बॉडी को ऊपर लेके जाना है तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगा? पहली बात मान ले मैंने फोर्स F लगाया, कितना फोर्स लगाया F। अब आपको भी पता है कि डाउन द प्लेन ये फोर्स क्या होता है बेटा, mg साइन थीटा, और इस तरफ क्या होता है बेटा mg, ये आपने लॉ ऑफ मोशन में देखा है कॉस थीटा। ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, ये पता है कि नहीं, यानी कि mg को मैंने इन कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। अब हम आपको भी पता है कि बॉडी को मुझे अगर ऊपर की तरफ लेके जाना है तो माई F शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन mg साइन थीटा, शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन mg साइन थीटा। लेकिन मैथमेटिकली स्पीकिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, F इक्वल टू mg साइन थीटा। तो मेरा W2 कितना होगा, F डॉट S, फोर्स कितना लगा रहा हूँ मैं, mg साइन थीटा, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट s है कि नहीं। अच्छा s को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छे से देख, h बाई एस क्या होगा बता, h बाई एस क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से क्या, h इक्वल टू एस, और इन सिंपल टर्म्स वी कैन राइट s इक्वल टू h बाई साइन थीटा, आ रहा है कि नहीं, s इक्वल टू h बाई साइन थीटा। अब यहीं पे s की जगह क्या लिख देगा, h बाई साइन थीटा। अच्छे से देख, साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, आपका आंसर mgh आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों ही कंडीशन में आपका जो वर्क डन है दोनों ही mgh के बराबर है। तो आप ऐसे लेके जाएं, आप ऐसे लेके जाएं, घुमा फिरा के लेके जाएं, जैसा मर्जी आप लेके जाएं, क्या वर्क डन चेंज होगा? नहीं। यानी कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट पे। आपका कौन से रास्ते से आप लेके जा रहे हो बिल्कुल उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आपने अभी तक। नेक्स्ट डेरिवेशन में आते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन ये है, वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। या अब देखते हैं भैया, ग्रेविटी का एग्जांपल लेके देखते हैं। अच्छा कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है, कंप्लीट साइकिल का मीनिंग सुन ले। कंप्लीट साइकिल का मीनिंग ये है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम। कंप्लीट साइकिल मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम। जैसे मंथ होता है ना बेटा, मंथ को एक साइकिल बोलते हैं, ईयर को भी एक साइकिल बोलते हैं। मंथ को साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक महीना खत्म होने के बाद जो पहला तारीख फिर से आ जाता है, तो इनिशियल पॉइंट आपका महीना का स्टार्टिंग भी एक तारीख से हुआ था और उस महीने का खत्म भी एक, जैसे कि मान ले मई महीना है, मई महीने का स्टार्टिंग किससे हुआ था, 1 तारीख से, और मई महीने का खत्म कब होगा, जून का 1 तारीख। तो गौर से देखिएगा, 1 तारीख को स्टार्टिंग हुआ मई महीना और 1 तारीख को ही खत्म हुआ मई महीना, तो घूम फिर के बात ही होगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट साइकिल। चलो देखो भाई, अब एक बार प्रूफ करते हैं कि वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। क्या है इसका मीनिंग, ठीक है। इससे पहले हम क्या बदलेंगे बेटा, मार्कर बदलेंगे। फिर देखो, मान ले एक बॉडी है, एक बॉडी है रखी हुई है, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे और फिर वापस नीचे लेके आ जाएंगे। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। देखते हैं वर्क डन क्या होता है, ठीक है। इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं फोर्स किस तरफ लगाऊंगा, ऊपर की तरफ लगाऊंगा। और मान लें मैंने कितना हाइट तक लेके गया, सपोज मैंने हाइट इसको h प्रोवाइड किया, मैंने हाइट h प्रोवाइड किया। ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो वर्क डन होगा W1 कितना होगा बेटा, मेरा जो वर्क डन होगा W1 वो कितना होगा, W1 विल बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाई मी डॉट h। फोर्स कितना अप्लाई किया बेटा मैंने, अच्छा फोर्स तो खुद पता मैं कितना अप्लाई करूँ, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स mg से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली बोला जाए तो फोर्स विल बी इक्वल टू mg। तो mg, मैं mg का वैल्यू का फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो mg इंटू एच कॉस जीरो, बात खत्म। कोई भी डाउट नहीं, ठीक है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री, लेकिन फोर्स का वैल्यू क्या है, mg के बराबर, ठीक है। ये समझ में आया, वर्क डन आपका ये आया ऊपर जाते टाइम। अच्छा ऊपर से जब नीचे लेके आएंगे, ऊपर से जब नीचे लेके आएंगे तो हमको कैसे लेके आना है, हमको स्लोली लेके आना है। ऊपर से नीचे लेके आना है तो हमको स्लोली, एकदम धीरे धीरे लेके आना है, क्योंकि हम लेके गए थे भी एकदम धीरे 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 धीरे, और लाएंगे भी कैसे, धीरे धीरे। अच्छा एक बार बता, जब नीचे लाएंगे तो फोर्स किस तरफ लगाएंगे, आधे बच्चे परेशान कि सर फोर्स तो नीचे लगाएंगे। तो खुद एक बात बोल, अगर तू बॉडी को ऐसे भी छोड़ देगा ना तब भी तो नीचे आ जाएगा, बॉडी को तो ऐसे भी छोड़ देगा तो भी नीचे आ जाएगा, ग्रेविटी खींच के लेके आ रही है। तो तू नीचे फोर्स लगाएगा तो बॉडी और रफ्तार से नीचे आएगी, और रफ्तार से आएगी तो वो गलत बात है, क्योंकि हमने क्या बोला है, बॉडी को कैसे मूव कराएंगे हम,
एकदम स्लोली। बॉडी को हम कैसे मूव कराएंगे बेटा, एकदम स्लोली मूव कराएंगे। अच्छा, एकदम स्लोली मूव कराने के लिए फोर्स किस तरफ लगाएंगे, सुने अच्छे से। नीचे की तरफ तो ऑलरेडी mg लग रहा है, तो मैंने बोला कि ऊपर की तरफ मैं फोर्स F लगा देता हूँ, लेकिन फोर्स F की वैल्यू mg से थोड़ा कम होगी। मान ले mg की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, तो फोर्स F की वैल्यू मान ले 9.99 है। तो खुद एक बता, बॉडी में नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। और बॉडी में सिर्फ नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या बॉडी एकदम बहुत ही कम फोर्स से, यानी देख बहुत ही, नेट फोर्स कितना लग रहा है 0.01, नेट फोर्स कितना लग रहा है 10 माइनस 9.99 दैट इज 0.01, और वो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। यानी बॉडी स्लोली 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 नीचे आएगी कि नहीं, नीचे आएगी कि नहीं, ये बात आई हो समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैथमेटिकली बोलें तो एफ की वैल्यू लगभग mg के बराबर, लगभग, हालांकि थोड़ा सा कम होती है, लेकिन हम मैथमेटिकली बोले तो लगभग mg के बराबर। तो अब बताएं मैंने कितना वर्क किया, मैंने मेरा वर्क क्या होगा W2 अगेन F.H। तो खुद एक बार बता, मैंने फोर्स किस तरफ लगाया, मैंने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, नीचे की तरफ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने फोर्स किसके बराबर लगाया, mg के बराबर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, यानी कि cos 180 डिग्री कितना हो गया बेटा, ये माइनस mgh। तो टोटल वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल क्या होगा, ऊपर जाने में वर्क डन प्लस नीचे आने में वर्क डन, तो दोनों का वर्क डन अगर ऐड कर दूंगा तो वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल मिल जाएगा कि नहीं। तो दैट इज इक्वल टू W1 प्लस W2, अच्छे से देखेगा दोनों का ऐड करेगा 0 आ जाएगा। हैंस वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल इज व्हाट, 0। आई होप समझ में आया होगा बेटा, नोट डाउन इसको पूरी तरीके से आप कर लें। हाँ तो बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे एक टॉपिक है आपका, जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ाते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कुछ नहीं, आपका वो फोर्सेस होते हैं जिनके खिलाफ अगर आप काम करें, जिनके खिलाफ अगर आप काम करें तो वो जो काम होगा बेटा वो एनर्जी के तौर पे स्टोर नहीं होगा। आपको सब समझाना, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन से समझते हैं पहले, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको पूरा पूरा आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो इस सरफेस में फ्रिक्शन है, मैंने एक चीज़ यहाँ पे रखी, मान लो मैंने फोर्स लगा, अच्छा मैंने जब फोर्स लगाया तो असलियत में जब मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, इस बॉडी में फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है। लेकिन मान लो मैंने फ्रिक्शन को ओवरकम करके फोर्स लगाया, फ्रिक्शन को ओवरकम करके जब मैंने फोर्स लगाया तो मैंने कुछ एक वर्क किया, मैंने ऑब्वियसली फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस भी हुई, तो मैंने कुछ एक वर्क किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तुम अच्छे से दिमाग लगाओ, जब मैंने कोई वर्क किया, इस बॉडी को कोई फाइनल वेलोसिटी मिली क्या, इस बॉडी को कोई काइनेटिक एनर्जी मिली, नहीं, क्योंकि अच्छे से देख, बॉडी इनिशियली भी रेस्ट में था, मेरे काम करने के बाद भी रेस्ट में है, तो बॉडी का कोई भी काइनेटिक एनर्जी मिला, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिला। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी मिला, बॉडी कोई हाइट चढ़ी क्या भाई, कोई हाइट नहीं चढ़ी, हॉरिजॉन्टल जहाँ पे थी वहीं पे है, तो बॉडी को ना पोटेंशियल एनर्जी मिला ना इसको बेटा काइनेटिक एनर्जी मिली, तो बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिला। तो मैंने जो भी काम किया वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। कैसे वेस्ट हुआ, फ्रिक्शन में। तो जब बॉडी घिसके जा रही है, देख अच्छे से देखेगा तो बॉडी खिसके जा रही है, तो फ्रिक्शन में जब बॉडी खिसती है तो गर्म हो जाता है कि नहीं सरफेस। इसका मैं प्रॉपर एग्जांपल आपको देता हूँ, जब हम हाथ को मलते हैं ऐसा करते हैं, हाथ गर्म हो जाता है, वही है। आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो एनर्जी जो है, आप जो वर्क कर रहे हो अपने हाथों को हिला के, वो वर्क किस तौर पे वेस्ट हो रहा है, हीट एनर्जी के तौर पे। तो वही डेफिनेशन है, वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसा कि फ्रिक्शन डज नॉट गेट कंप्लीटली कंजर्व्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्सन नहीं होती, और उनका एक हिस्सा वेस्ट हो जाता है किस फॉर्म में बेटा, नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जो कि आपका हो गया हीट, साउंड, लाइट एक्सेट्रा, ठीक है। इन इस सब फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। आप बोलोगे सर साउंड कैसा, तो अच्छे से देख, हाथ में साउंड भी आती है। अब मान ले तो पत्थर लेके घिस, चिंगारी भी निकलती, चिंगारी मतलब क्या हो रहा है, हीट एंड लाइट, तो इन सब फॉर्म में वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल हो गया बेटा फ्रिक्शन और विस्कोसिटी, दो ही एग्जाम्पल होते हैं। फ्रिक्शन तो आपको पता ही है जो सॉलिड सर्फेसेस में लगता है, विस्कोसिटी लगता है बेटा फ्लूइड में। फ्लूइड मतलब पानी का भी एक फ्रिक्शन होता है, वो पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा विस्कोसिटी क्या होता है। अभी के लिए ये समझ लें, इट एक्ट्स ऑन सॉलिड सर्फेसेस, इट एक्ट्स ऑन फ्लूइड सर्फेसेस, ठीक है, फ्लूइड में लगता है ये। एयर फ्रिक्शन को भी विस्कोसिटी कहा जाता है, क्योंकि एयर भी फ्लूइड है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एयर फ्रिक्शन को भी विस्कोसिटी ही कहा जाता है, ठीक है बेटा। चलो ये सब चीज़ें आपको समझ में। अब दो प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी ऑफ वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ए पाथ फंक्शन, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, रास्ते पे डिपेंड करता है, तो प्रॉपर आपको डिराइवेशन करा के दिखाऊंगा। सेकंड हो गया वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस इन ए कंप्लीट साइकिल इज नॉन जीरो। आप लोग अभी के लिए लिख लो, जब मैं डिराइवेशन कराऊंगा आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ तो बच्चे देखिए, पहले मैं ये दोनों को डिराइवेशन कराऊंगा, उतना कुछ कठिन है नहीं डिराइवेशन। पहला चीज़, वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब वो रास्ते पे डिपेंड करता है। कैसे देखें, ये मान लो एक बॉडी है, इस सरफेस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू लग रहा है, ठीक है,
तो एक बात बता, ऑब्वियस सी बात है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा, एम जी। ये एंगल मतलब वेज का जो एंगल है थीटा है, तो यहाँ पे एम जी का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे एम जी का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा बेटा, एम जी साइन थीटा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा, आपका नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अच्छा तो एक बात बता, इस तरफ एम जी साइन थीटा लग रहा है, मान ले मुझे एफ फोर्स से इसको ऊपर लेके जाना है। अच्छा एम जी को जब मैंने दोनों कंपोनेंट में तोड़ दिया तो इसको हटाओ यार, इसको हटाओ, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एम जी को ऑलरेडी कंपोनेंट में तोड़ दिया। मुझे बॉडी को मान लो ऊपर लेके जाना है, एफ फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। ये मान ले हाइट एच है, ये मान ले हाइट एच है। तो खुद एक बात बता, जब मैं बॉडी को ऊपर लेके जाऊँगा, तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा बेटा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं पीछे की तरफ, क्योंकि बॉडी ऊपर जाना चाहती है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, एफ मस्ट बी slightly greater than the sum of these two, that is f plus mg sin theta। f का वैल्यू क्या है बेटा, म्यू एन प्लस एम जी साइन थीटा। बेटा म्यू एन की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी, एन का वैल्यू क्या है बेटा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर मैं एम जी कॉमन ले लूँ क्या आ रहा है, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये चीज़ आप लोग पहले एक बार लिख ले कॉपी में, ठीक है, एक बार लिख ले। अच्छा ये बता, मैं ये अगर एच है और ये एंगल अगर आपका थीटा है तो डिस्प्लेसमेंट एस कितना होगा, एच बाई एस इक्वल टू साइन थीटा। और आई कैन से एस इक्वल टू एच बाई साइन थीटा। तो हमारा एस डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, एस इक्वल टू एच बाई साइन थीटा। तो मेरा जो वर्क डन होगा बेटा, यही वाला पार्ट यहाँ पर ले रहा हूँ। वर्क डन क्या होगा बेटा, एफ इंटू एच, सॉरी एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मैंने कितना लगाया है, एम जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एच बाई साइन थीटा। आया समझ में, अच्छे से देखिएगा तो ये और जा रहा है एम जी एच साइन थीटा। अगर अंदर जाएगा तो म्यू कॉट थीटा प्लस वन आ रहा है, कॉस बाई साइन कॉट थीटा होता है, म्यू कॉट थीटा प्लस वन आ रहा है। तो अच्छे से देखिएगा, मान ले मैंने इस प्लेन को छोड़ के बॉडी को एक और प्लेन के थ्रू चढ़ाया, हाइट एच सेम है लेकिन थीटा अलग है, थीटा 2 है और ये कितना है, थीटा 1 मान ले। ठीक है, खुद क्या बता, मैंने बॉडी को कितना अलग अलग हाइट में, मतलब एक तो पहले आपका हाइट एच सेम है लेकिन अलग एंगल में चढ़ाया, एक ऐसा वेज में चढ़ाया और एक खड़े वेज में चढ़ाया, फिर एक और अलग वेज में चढ़ाया। तो हर अलग अलग वेज में अगर चढ़ाऊंगा, तो क्या मेरा वर्क डन अलग आएगा, क्योंकि वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा मतलब क्या, वेज के एंगल पे। यानी कि आप इंक्लाइंड वेज से चढ़ाओ या और लेटा हुआ वेज से चढ़ाओ या खड़े हुए वेज से चढ़ाओ, कैसा भी वेज से चढ़ाओ, अगर आपका इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट सेम है, तो बेटा सेम है, लेकिन तब भी अलग अलग वेज से चढ़ाएंगे तो वर्क डन अलग अलग आ रहा है। यानी कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है बेटा, पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। लेकिन जब कंजर्वेटिव फोर्स में क्या था तब नहीं था। समझ में आया बेटा, नोट डाउन कर लो सारा का सारा, जो बोर्ड में लिखा है सारा का सारा नोट डाउन कर लो। उतना कुछ कठिन नहीं है बेटा, ड्राइवेशन डायरेक्टली आ जाता है, ड्राइवेशन बोर्ड में स्कूल के एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, कर सकता है बच्चा। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा अभी तक, वीडियो को पॉज करके आप लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला, वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन कंप्लीट साइकिल 0। चलो देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। मान ले यहाँ पे एक बॉडी है, कंप्लीट साइकिल हो रहा है ना, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक को यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ वापस लेके आएंगे। ठीक है, एक बात बताओ, मान लो मुझे यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है और सरफेस का फ्रिक्शन कितना है बेटा, म्यू। सरफेस का फ्रिक्शन कितना है, म्यू। तो खुद एक बात बता, जब मैं बॉडी को इस तरफ धक्का दूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। हमको पता है नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, एम जी। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू एन की जगह क्या होगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इक्वल टू एम जी लग रहा है। तुम खुद एक बात बताओ, मैं कितना फोर्स लगाऊं कि बॉडी जस्ट मूव करना शुरू कर दे। माई फोर्स शुड बी जस्ट ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, मैथमेटिकली स्पीकिंग इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस। तो क्या मैं कह सकता हूँ वर्क डन बाई मी कितना होगा, बेटा,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने फोर्स कितना लगाया, मैंने फोर्स लगाया बेटा म्यू एम जी के बराबर का, मतलब फोर्स मैंने कितना लगाया, मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, यानी मैं कह सकता हूँ कि नहीं एफ एस कॉस 0 डिग्री होगा। लेकिन मैंने फोर्स कितना मैग्नीट्यूड का लगा रहा हूँ, मैं फोर्स फ्रिक्शन से थोड़ा ज़्यादा लगा रहा हूँ, यानी कि मैथमेटिकली स्पीकिंग म्यू एम जी के बराबर इंटू डिस्प्लेसमेंट एस कॉस 0 आपका 1 हो गया। आंसर कितना आ गया W1 म्यू एम जी एस। सेकेंड, बॉडी को मान लो मुझे वापस यहाँ से यहाँ लेके आना, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसी के नीचे डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है बेटा। ये ए है, ये बी है। फर्स्ट केस हो गया बेटा ए टू बी, सेकेंड केस हो गया बी टू ए, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करेगा एस, तो फाइनली बॉडी सेम पॉइंट में आ गई। अब आप एक बात बताएं, जब बॉडी इस तरफ आ रही होगी, जब बॉडी इस तरफ मैं इसको लेके आ रहा हूँ, तो मैं फोर्स किस तरफ लगाऊंगा, ऑब्वियसली इस तरफ लगाऊंगा। लेकिन अभी फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी बेटा इस तरफ, फ्रिक्शन लगेगी बेटा इस तरफ। समझ में आ रहा है कि अच्छा फ्रिक्शन कैसे इस तरफ लगेगी, ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी मोशन इस तरफ करना चाहती है और फ्रिक्शन बॉडी के मोशन के अपोजिट में लगना चाहती है। आई होप ये वाला बात आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे भी एफ इक्वल टू कितना होगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा म्यू इंटू एन, और सेम एन की वैल्यू क्या होगी थी म्यू एम जी। तो वर्क डन अगेन क्या होगा, मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, मैंने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ किया, तो एफ एस कॉस 0 होगा कि नहीं। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, म्यू एम जी के बराबर इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा म्यू एम जी इंटू एस। अच्छे से देखेगा, इसको वर्क डन 2 मान ले, तो इनिशियली यहाँ पे था, यहाँ पे लेके गए, फिर यहाँ से यहाँ पे लेके आए, दोनों ही केस में जो नेट वर्क डन टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 दैट इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी एस, म्यू एम जी एस प्लस म्यू एम जी एस। क्या ये वर्क डन 0 है, नहीं, यानी कि कंप्लीट साइकिल में जो वर्क डन होता है बेटा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वो 0 नहीं होता। आई होप आपको ये वाला बात समझ में आया होगा बेटा, पूरा का पूरा आप नोट डाउन कर लें, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, और डिराइवेशन आता है इसका, ठीक है। अच्छा कुछ सवाल है जो मैं मतलब जो कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर सवाल होते हैं अच्छे वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से सवाल कराएंगे, ठीक है बेटा। आज का वीडियो का थ्योरी काफ़ी हद तक हमारा कंप्लीट हो चुका है।